हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज हम देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024 टायर 2 शिफ्ट 18 जनवरी की। ठीक है, तो ये पहला पैरा जंबल है। एक बार आप ट्राई करिए, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन देखिएगा। तो ठीक है, मैं अब देता हूँ। पहले तो ऑप्शन से तो काम नहीं बन रहा है, क्योंकि पहला ए बी सी डी कौन सा हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम खुद ही देखते हैं। इट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट सस्टेनेंस। मतलब सस्टेनेंस का मतलब पता है क्या होता है? कि कोई चीज़ लगातार प्रोवाइड की जा रही है जिससे कोई चीज़ जीवित रह सके ना, या फिर कंटिन्यू रह सके। तो ये तो अभी कुछ स्टार्टिंग कर नहीं सकते इससे। इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी लिवेबल, लाइफ को जीने के लिए जीने लायक बनाने के लिए, कोई भी लाइफ है, जैसे कोई भी किसी जानवर का बच्चा है या कोई स्पीसीज़ है या कोई पौधा है, उसकी लाइफ को लिवेबल बनाने के लिए, जीने लायक बनाने के लिए, हाँ ये हो सकता है। दैट इनेबल इट टू ग्रो एंड डेवलप, जो उसको ग्रो करेगा और डेवलप करेगा। तो ये भी नहीं लग रहा है। एंड फेवरेबल कंडीशन सर्कमस्टांसेस, फेवरेबल मतलब ऐसे हालात जो कि हमारे पक्ष में हो, तो ये भी नहीं है। बी लग रहा है। ठीक है, और अगर हम बी देखें, पहला सेंटेंस, इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी लिवेबल, लाइफ को जीने लायक बनाने के लिए, तो यहाँ से देखो जैसे ही पहला लगाया तो पहला में आंसर तुरंत मिल गया। ठीक है, बी, उसके बाद क्या होगा? इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी लिवेबल इट रिक्वायर्स। अब देखो कुछ लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, वो कहेंगे कि सर ये अचानक से टू बी लिवेबल और फिर ये इट प्रोनाउन आ गया लाइफ के लिए, कुछ समझ में नहीं आया क्या है, कि वर्ब का क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट है क्या है। देखो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी लिवेबल है, इसको क्या बोलते हैं हम? इंट्रोडक्टरी फ्रेज। ठीक है, ये एक तरीके से किसी चीज़ों को बताता है, मतलब मेन क्लॉज स्टार्ट होने से पहले, मेन सेंटेंस स्टार्ट होने से पहले ये आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देगा, है ना। कायदे से तो यहाँ कॉमा लगा होना चाहिए था, मगर नहीं लगाया उन्होंने। वो यही कन्फ्यूज़न पैदा करना चाहते होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जल्दीबाजी रहती है, तो सोचेंगे कि कैसे यहाँ पे कनेक्ट भी नहीं हो रहा है, कोई कनेक्टर नहीं लगा हुआ है, ये दो सेंटेंस कैसे जुड़ रहे हैं, और हम लोग मिस कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था। इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी लिवेबल इट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट सस्टेनेशन, मतलब एक लाइफ सपोर्ट लगातार चाहिए, कोई ना कोई चीज़ उसको चाहिए कि वो जीती रहे। एंड फेवरेबल सर्कमस्टांसेस, अपने पक्ष में कुछ ऐसे हालात चाहिए, मतलब ऐसी सराउंडिंग्स चाहिए जो लिवेबल बनाए, जो सपोर्ट करे चीज़ों को। उसके बाद क्या होगा? सी तो एकदम ही दिख रहा है। दैट इनेबल इट, फिर वो उसको ग्रो करेगी और डेवलप करेगी लाइफ को। ठीक है, तो BADC। ठीक है, अब इस पैराजम्बल को आप ट्राई करिए। इसमें एक चीज़ बता दूं कि ये जो पहला वाला है और ये 6 वाला है, ये फिक्स है। हम लोग को सेट क्या करना है? ये PQRS करने हैं। ठीक है, तो आप पूरा ट्राई कर लो अपना। देखो क्या बोल रहा है, इंडिया हैज़ बीन अ लैंड, इंडिया एक जगह है। अब कौन सी जगह ये नहीं पता, तो हम पहले ऑप्शन को देखते हैं। PQQS, दो बार क्यू, अच्छा क्यू नहीं, पहले ये आर है, PQRS। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि पहले पहले कौन सेंटेंस हो सकते हैं। इंडिया हैज़ बीन अ लैंड एंड द लर्नड मैन, इंडिया एक लैंड है और एक शिक्षित आदमी है, हैज़ बीन हेल्ड इन हायर स्टीम, जिसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। तो अभी ये कोई मतलब नहीं निकल रहा है। इंडिया हैज़ बीन अ लैंड ऑफ लर्निंग थ्रू द एजेस, कह रहा है कि इंडिया एक ऐसी जगह रही है जहाँ पे हमेशा लोग सीखते रहे हैं, या लर्निंग की जगह जहाँ पे शिक्षित होते हैं लोग, काफ़ी समय से ऐसा चल रहा है। हाँ, ये एक मीनिंग निकल सकता है। तो अभी इसको हम थोड़ा सा हाई प्रायोरिटी में रखते हैं, किसको? क्यू वाले को। इंडिया हैज़ बीन अ लैंड बट इन द सेंस दैट लर्निंग हैज़ ऑलवेज बीन वेरी हाई वैल्यूड, इंडिया एक ऐसी जगह रही है उस सेंस में कि वहाँ पे जो लर्निंग है वो काफ़ी हाई वैल्यूड रही है। मगर यहाँ पे बट लगा हुआ है, तो ये कुछ समझ में नहीं आया क्यों कंजंक्शन यहाँ पे आया। एस नॉट इंडीड, अब देखो ये बट और नॉट, जैसे मैंने पढ़ा ना तो मुझे दिखा बट और नॉट का एक तरीके से पेयर लग रहा है। ये बट इन द सेंस, नॉट इंडीड इन द सेंस, है ना, एक पेयर लग रहा है। इसका मतलब ये दोनों लाइन ही आसपास आएंगी। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है इंडिया हैज़ बीन अ लैंड ऑफ लर्निंग थ्रू द एजेस काफ़ी करेक्ट है। ठीक है, तो क्यू के साथ जाते हैं और सारे ऑप्शन कैंसिल अभी कर देते हैं। एस, फिर आ गया एस आया, नॉट इंडीड इन द सेंस दैट एजुकेशन हैज़ बीन यूनिवर्सल, कह रहा है कि इंडिया जो है लर्निंग की एक लैंड है काफ़ी समय से, मगर इस सेंस में नहीं, नॉट इन द सेंस, इस सेंस में नहीं कि एजुकेशन हैज़ बीन यूनिवर्सल, कि एजुकेशन सबको प्रोवाइड है, ऐसा नहीं है। बट लेकिन इस सेंस में दैट लर्निंग हैज़ ऑलवेज हैज़ बीन वेरी हाई वैल्यूड, कि
कि वहाँ पर इंडिया में जो लर्निंग है उसको काफ़ी हाई वैल्यू दी जाती है। हाँ, ये भी बात सही है, काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। फिर आ जाता है पी वाला, एंड द लर्न मैन हैज़ बीन हेल्ड इन हायर स्टीम देन द वॉरियर और द एडमिनिस्ट्रेटर। कह रहा है कि जो शिक्षित इंसान होता है उसको काफ़ी रेस्पेक्ट मिलती है। इन हायर स्टीम मतलब काफ़ी रेस्पेक्ट मिलना, तो काफ़ी रेस्पेक्ट मिलती है वॉरियर जो सोल्जर्स थे उनसे ज़्यादा भी, और जो एडमिनिस्ट्रेटर जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे उनसे भी ज़्यादा इज्जत मिलती थी। ठीक है, हमारे यहाँ पहले हम लोग देखा ही था, जो साधु संत थे वो काफ़ी ज़्यादा पहुँचे हुए लोग थे, तो उनको काफ़ी रेस्पेक्ट दी जाती थी। हम लोगों ने अपने प्रोग्राम्स में भी देखा है, जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गया, कि जैसे ही कोई साधु संत आते थे तो राजा भी खड़े हो जाते थे ना अपनी सीट छोड़ के। तो ये तो रही है, QSRP सबसे बेस्ट लग रहा है और सेंस भी बना रहा है। अब ये है थर्ड पैरा नंबर। अब तुम लोग कहोगे सर आज ऑप्शन कहाँ गए? मैंने जानबूझ के आज ऑप्शन नहीं डाले हैं। क्यों? क्योंकि आज मुझे आपको देनी है अंडरस्टैंडिंग। हमें सिर्फ आंसर से मतलब नहीं है कि कैसे फ्रेम होता है। अगर हमने वो सीख लिया तो हमें ऑप्शन से पिकअप करना बड़ा आसान होगा। मान लो हमारे पास 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। हमारा काम अब ये है कि हमें पहला वाला सेंटेंस करना है, फिफ्थ वाले को भी देखना है। इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी, और ये जो 3 वाले हैं इनको भी हम समय के साथ सीखेंगे। हर दिन एक करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप होगी और हम ऑप्शन जल्दी पिक कर पाएंगे। ठीक है, पहला सेंटेंस पढ़ो। एज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कैन नॉट बी रिड्यूस, एक्सपोर्टर ट्राई टू कट लेबर कॉस्ट। कह रहा है कि जो रॉ मटेरियल्स है उसकी कॉस्ट नहीं घटाई जा सकती, तो एक्सपोर्टर्स क्या करते हैं, जो कि सामान बाहर बेचते हैं, वो लेबर कॉस्ट, लेबर की जो कॉस्ट होती है उसको कटौती करते हैं। कोई सेंस निकल रहा है अभी? कुछ समझ में आया आपको क्या बात चल रही है? कुछ समझ में आया कहाँ पर क्या कंटेक्स्ट है? कोई हिस्ट्री? अचानक से मैंने आपसे ये बोल दिया, आपको कुछ भी समझ में आया? नहीं समझ में आया, तो ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। बी, लार्ज MNCs इन द गारमेंट इंडस्ट्री इन यूरोप एंड अमेरिका ऑर्डर देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडियन एक्सपोर्टर्स। ठीक है, कह रहा है कि जो लार्ज MNC कंपनियां हैं ये अपनी जो गारमेंट्स इंडस्ट्री की हैं, जो कपड़ों की इंडस्ट्री की हैं, यूरोप और अमेरिका की, ये अपना जो प्रोडक्ट है वो इंडियन एक्सपोर्टर से मतलब लेती हैं। These large MNCs with worldwide network look for the cheapest goods in order to maximize their profit। अब देखो यहाँ पे MNC की बात हुई थी, यहाँ पे these इसी को बताया गया, these large MNCs, यही जो MNCs कंपनियां हैं ये इनका पूरे वर्ल्ड में काफ़ी अच्छा नेटवर्क है, काफ़ी मतलब इनकी हर जगह अपना सेंटर है, और ये लुक फॉर द चीपेस्ट गुड, और ये सबसे सस्ते रॉ मटेरियल को एक तरीके से ढूंढते हैं इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। कहीं ना कहीं बी और सी पेयर दिख रहे हैं ना, बी सी पेयर दिख रहे हैं, ठीक है, और बी पहला सेंटेंस अभी तक लग रहा है। अब आगे देखते हैं। टू गेट दीज लार्ज ऑर्डर्स इंडियन गारमेंट एक्सपोर्टर ट्राई हार्ड टू कट देयर ओन इंटरेस्ट। कह रहा है ये जो ऑर्डर है, कौन से ऑर्डर? ये जो लार्ज MNCs मांगती हैं किससे? इंडियन एक्सपोर्टर से। तो ये जो इंडियन गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं ये काफ़ी कोशिश करते हैं कि ये ऑर्डर मिल जाए, इसीलिए ये अपना जो खुद का कॉस्ट है उसको कम करने की कोशिश करते हैं कि अगर कॉस्ट कम हो जाएगी तो फिर वो माल को बेच भी कम दाम पे पाएंगे, और जब माल कम होगा तो टेंडर भी सबसे कम होगा, जब टेंडर सबसे कम होगा तो जो कंपनीज होंगी वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। ठीक है, तो ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। वेयर अर्लियर अ फैक्ट्री यूज टू एम्प्लॉय वर्कर्स ऑन अ परमानेंट बेसिस, नाउ दे एम्प्लॉय वर्कर्स ओनली ऑन टेम्परेरी बेसिस सो दैट दे डू नॉट हैव टू पे वर्कर्स फॉर द होल ईयर। कह रहा है जब पहले जो वर्कर्स थे इंडस्ट्रीज में वो परमानेंट बेसिस में होते थे, मतलब हमेशा काम करते रहिए। नाउ लेकिन अब जो एम्प्लॉय वर्कर हैं उनको टेम्परेरी बेसिस में रखा जाता है, कि ये सोच के कि उनको साल भर की उनकी तनख्वाह ना देनी पड़े। ठीक है, बी सी हम लोगों ने देखा था, बात समझ में आई थी, और डी भी कहीं ना कहीं डी भी फॉलो कर रहा है, तो बी डी सी। एक बार ए को भी देख लें जो छोटा हुआ है। एज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कैन नॉट बी रिड्यूस, एक्सपोर्टर ट्राई टू कट लेबर कॉस्ट। अभी देखो डी में क्या पूछा था? इंडियन गारमेंट एक्सपोर्टर ट्राई हार्ड टू कट देयर ओन कॉस्ट। कैसे कॉस्ट कम करेंगे? अपना खुद कॉस्ट कम करना चाहते हैं इंडियन एक्सपोर्टर्स। अब ये जो है यहाँ पे सॉल्यूशन लेके आया है, एज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कैन नॉट बी रिड्यूस। जो इंडियन एक्सपोर्टर हैं वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो रिड्यूस नहीं कर सकते, तो वो ये क्या करते हैं कि वो लेबर कॉस्ट को कम करते हैं। एक्सपोर्टर्स ट्राई टू कट लेबर कॉस्ट, तो ये तो यहाँ लग रहा है बी सी डी ए। उसके बाद कंक्लूड करते हुए ई में,
वेयर अर्लियर अ फैक्ट्री यूज टू एम्प्लॉय वर्कर्स, अभी बताया मैंने, पूरी हिंदी मीनिंग बताई इसकी। तो यहाँ पे जो ई है वो कंक्लूड कर रहा है। तो ये जो ऑप्शन है बी सी डी ए ई ही जो ऑप्शन दिया हुआ था, मतलब मैंने हटा दिया था उसको, यही करेक्ट होगा। समझ में आया? भागना नहीं डर के इसको। अगर इस तरीके से समझ गए ना, तो मान लो कि अगर तुमने एग्जाम में 3 भी सेट कर दिए और ऑप्शन वाला आ गया तो तुम सही कर दोगे वहां पे। इधर उधर 1-2 हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी नहीं पता चलता है, ठीक है, हो जाता है कंफ्यूज है। अगर तुमने 3 भी सेट कर दिए तो हो जाएगा। और अगर पेपर टफ सेट हुआ तो जहां पे लोग 0 कर रहे होंगे तब भी वहां पे तुम 3 कर दोगे। और 0.25 का भी मतलब होता है, जब मेरिट लिस्ट में नाम नहीं होता 0.25 से भी आदमी रुकता है, ठीक है। तो ठीक है, अब ये क्लोज टेस्ट को देख लो, यहाँ पे मैंने कर दिया है, एक बार नज़र मार लो पूरी, उसके बाद ऑप्शन फिर आगे देखते हैं। क्लाइमेट चेंज डैश एन एमिनेंट थ्रेट टू आवर प्लैनेट, कह रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो एमिनेंट थ्रेट है, मतलब जिसको टाला ना जा सके, जो चीज़ होनी होनी, ठीक है, ये एक ऐसा खतरा है हमारे धरती के लिए, ठीक है। विल पोज पजेस विल बी पोजिंग पोस्ट, पहले पोस्ट का मतलब क्या होता है, पजेस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ करना या फिर कोई चीज़ पैदा करना या कुछ ऐसे हालात पैदा कर देना, है ना। क्लाइमेट चेंज विल पोज विल बी पोजिंग पोस्ट पजेस, क्या होना चाहिए बताओ। मैंने आपको पहले भी बताया है, इस वाले सीरीज में ना बताया मगर स्टेनो वाले में बताया कि जो सिंपल प्रेजेंट होता है वो जनरल ट्रुथ दिखाने के लिए काम आता है ना, जनरल ट्रुथ दिखाने के लिए या फिर फैक्ट दिखाने के लिए। यहाँ पे एक तरीके से या तो जनरल ट्रुथ समझ लो या फिर फैक्ट समझ लो। तो फैक्ट है तो क्या आना चाहिए, सोचो, सिंपल प्रेजेंट आना चाहिए। कौन सी पोज इसमें लगेगा, पजेस लगेगा। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पजेस होगा, ठीक है। क्लाइमेट चेंज पजेस एन इमिनेंट थ्रेट टू आवर प्लैनेट, डिमांडिंग, जो कि डिमांड कर रहा है अर्जेंट ग्लोबल एक्शन, कि तुरंत एक्शन लिया जाए। द राइज इन ग्रीन हाउस गैस इमिशन, डिफॉरेस्टेशन एंड अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कंट्रीब्यूट टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, कह रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हमारी राइज हो गई हैं, बढ़ गई हैं, डिफॉरेस्टेशन और अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो लगातार हम कर रहे हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ काटना, अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस मतलब जैसे हम रिसोर्सेज खत्म करते जा रहे हैं जो पर्यावरण के लिए अच्छा ना हो। तो ये एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को कर रहा है कि फ्लड आ जा रहा है, कहीं कहीं तूफान आ जा रहा है, कभी बारिश जल्दी हो जा रही है, कभी सूखा पड़ जा रहा है, धान खराब हो जा रही है, तो ये सब कर रहा है, ठीक है। राइजिंग सी लेवल बढ़ा रहा है, डिस्ट्रप्शन इन इकोसिस्टम, और हमारे इकोसिस्टम को पूरी तरीके से बिगाड़ दे रहा है, ठीक है। टू डैश these effects a collaborative international effort is essential। अभी यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आया। अ कोलैबोरेटिव इंटरनेशनल एफर्ट इज एसेंशियल, जो मतलब मिलजुल के इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं, सब मिल जाएं, वो एक इंपॉर्टेंट है, इसमें एसेंशियल है, ठीक है। क्या होना चाहिए, टू, यहाँ पे टू लग रहा है, देखो वाइडन वर्ब होती है, मैक्सिमाइज वर्ब होती है, मिटिगेट वर्ब होती है, इन्फ्लेट वर्ब होती है। इन्फ्लेट का मतलब होता है जब आप या तो हवा भर दें, किसी चीज़ को फुला दें, ठीक है। मिटिगेट का मतलब होता है शांत होना, मैक्सिमाइज किसी चीज़ को बढ़ा दो, वाइडन किसी चीज़ को चौड़ा कर दो। क्या आना चाहिए यहाँ पे, टू मिटिगेट लग रहा है ना, शांत करो, टू मिटिगेट दिस इफेक्ट, इसको थोड़ा सा कम करने के लिए या शांत करने के लिए अ कोलैबोरेटिव इंटरनेशनल एफर्ट इज एसेंशियल, एक पूरे इंटरनेशनल यूनिटी के साथ एफर्ट किया बहुत ही आवश्यकता है। नेशन डैश commit to reducing carbon emission, transitioning to renewable energy sources and implementing sustainable practices, ठीक है। नेशन को कमिट होना चाहिए, कैसे कमिट होना चाहिए, कमिट का मतलब उसमें लगा लेना चाहिए, अपने पूरे को प्रॉमिस को करना चाहिए। मस्ट, कुड, वुड, माइट, अब यहाँ पे उसको उसने आपसे मॉडल वर्ब चेक कर ली। देखो माइट कहाँ पे यूज होता है, जब वीक पॉसिबिलिटी हो, मतलब जब कोई चीज़ फ्यूचर में होने की आशंका बहुत कम हो। वुड कब हम यूज़ करते हैं, या तो इमेजिनरी सेंटेंस में यूज़ करते हैं, आप लोगों ने किया होगा कंडीशनल सेंटेंसेस में, या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। कुड कहाँ यूज़ करते हैं, कैन कुड क्षमता दिखाने के लिए, या फिर पॉसिबिलिटी, है ना, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। मस्ट हम कब यूज़ करते हैं, मस्ट हम यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ की स्ट्रांगली आवश्यकता हो, किसी चीज़ की। देखते हैं, नेशन commit to reducing carbon emissions
ट्रांजिशनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिस। यहाँ पे अगर मैं मस्ट रखूँ, अब देखो, नेशन मस्ट कमिट टू रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन। नेशन को कमिट होना पड़ेगा, जरूरी है, एकदम एकदम एसेंशियल है, पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या आएगा, मस्ट आएगा। स्ट्रांग बात है, स्ट्रांग टोन है कि करना ही करना है। नेशन मस्ट कमिट टू रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन, हमको कमिट होना होगा, लगे रहना पड़ेगा कि हम कार्बन इमिशन को कम कर पाएं। ट्रांजिशनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, हम मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ आगे बढ़ें, जैसे चाहे सोलर सेल हो गया, चाहे हाइड्रो पावर हो गया। एंड इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जितनी भी है, चाहे वो एफॉरेस्ट्रेशन हो गया, है ना, इनको हम इम्प्लीमेंट करें, लागू करें। कोऑपरेशन ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड शेयरिंग रिसोर्सेज विल फॉस्टर अ कलेक्टिव रिजिलियंस अगेंस्ट द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। कह रहा है कि कोऑपरेशन किस चीज़ में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स में, एंड शेयरिंग रिसोर्सेज, और जो हम अपने लिए यूज़ कर रहे हैं वो अगर हम शेयर करें, विल फॉस्टर, बढ़ा सकता है, विल फॉस्टर अ कलेक्टिव रिलीजियन, जो हम लोग साथ में मिलकर रेजिलियंस पैदा कर रहे हैं, जो कि एक तरीके का रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज कर रहा है। द अर्जेंसी ऑफ दिस इशू कॉल्स फॉर अ यूनाइटेड फ्रंट। कह रहा है कि ये इतना इंपॉर्टेंट इशू है, इतनी ज़्यादा अर्जेंट नीड है समय, कि हमको एक यूनाइटेड फ्रंट के लिए कॉल करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, सबको मिलके एकदम आगे आना पड़ेगा। वेयर गवर्नमेंट्स, बिजनेस एंड इंडिविजुअल वर्क टुगेदर, जहाँ पे गवर्नमेंट और बिजनेस और जो अलग अलग भिन्न भिन्न लोग हैं, जैसे हम लोग हो गए, इनको साथ में काम करना पड़ेगा। क्यों काम करना पड़ेगा, टू क्रिएट अ सस्टेनेबल एंड रिजिलियंट फ्यूचर, कि हम फ्यूचर जो है वो सस्टेनेबल बना सकें और मजबूत बना सकें। फॉर द, किसके लिए, फॉर द टू कम, जो आने वाले हैं। कौन आने वाला है, बैकवर्ड नेशन, पीछे वाला नेशन, जनरेशन हो सकता है, बिजनेसमैन के लिए इतना ये सब किया जा रहा है। पुअर पीपल, गरीब, जब क्लाइमेट चेंज तो गरीब अमीर क्या सबको इफेक्ट पड़ना है, तो क्या होना चाहिए, जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए हम एक रिजिलियंट, एक मजबूत फ्यूचर और एक सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकें। तो अब ये पैसेज है, इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। चंद बोस, ठीक है, अब प्रोमिनेंट, सबको पता है बोस जी कौन थे। अ प्रोमिनेंट इंडियन नेशनल लीडर, एक जो मशहूर इंडियन नेशनल लीडर थे, वॉज कन्विंस्ड दैट इंडिया कुड नॉट अचीव इंडिपेंडेंस विदाउट द यूज ऑफ फोर्स। वो ये मानते थे कि इंडिया इंडिपेंडेंस, आज़ादी नहीं पा सकता बिना फोर्स के। एंड ही बिलीव दैट अ मिलिट्री कैंपेन वॉज नेसेसरी टू अचीव दिस गोल, और वो ये मानते थे कि जो मिलिट्री कैंपेन है वो उसकी ज़रूरत थी उस आज़ादी के गोल को पाने के लिए। इन 1942, 1942 में बोस फॉर्म द इंडियन नेशनल आर्मी, बोस जी ने इंडियन नेशनल आर्मी को फॉर्म किया, बनाया था, विद द हेल्प ऑफ द जापानीज की हेल्प के साथ। बोस ट्रेवल टू जापान इन 1941 टू सीक देयर सपोर्ट इन द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो 1941 को जापान गए, किस लिए गए थे, वो सपोर्ट चाहते थे ब्रिटिशर्स के रूल के अगेंस्ट, जापानियों का सपोर्ट चाहते थे, ठीक है। द जापानीज वर इंटरेस्टेड इन हैविंग बोस हेल्प इन देयर ओन एफर्ट्स टू एक्सपैंड देयर इन्फ्लुएंस इन साउथ ईस्ट एशिया। तो कह रहे हैं कि जो जापानीज थे वो भी इंटरेस्टेड थे बोस जी की हेल्प लेने में, किस चीज़ में, कि वो साउथ ईस्ट एशिया में अपने इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव बढ़ा सकें। एक चीज़ समझ लो कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में कोई ना तो दोस्त होता है ना तो कोई दुश्मन होता है, ठीक है। अगर हमारे इंटरेस्ट मैच कर रहे हैं दो देशों के, तब वो क्या कहलाते हैं, दोस्त कहलाते हैं। अगर हमारे इंटरेस्ट क्या होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, दुश्मन कहलाते हैं। आज हमारा और चाइना का जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं रशिया के साथ तो एक है, मगर अमेरिका की जो पॉलिसी है वो हम लोग अलग है। इसी वजह से हम लोग का देखो जो रिलेशन है चाइना के साथ काफ़ी एवरेज है, ना तो दोस्त बहुत अच्छा है ना तो दुश्मन बहुत ख़राब है, ठीक है। मगर वही पाकिस्तान के साथ देखा जाए तो हम लोग की जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो एक जैसे इंटरेस्ट नहीं है, जिसकी वजह से, और उनके यहाँ तो अलग भी चक्कर है, टेररिज्म वाला है, तो इस वजह से हम लोग काफ़ी अपार्ट हैं। अगर यही रशिया की बात करें तो रशिया जो है यूक्रेन युद्ध में भारत ने ज़्यादा उतना खुल के नहीं आया, तो एक तरीके से हम लोग देखो न्यूट्रल है।
तो यही चीज़ यहाँ पर भी है कि जो जापानीज़ ने पलट के किया, वो चाहते थे, जो सपोर्ट चाहते थे बोस जी, तो जापानीज़ भी उनसे कुछ चाहते थे। वो क्या चाहते थे कि वो साउथ ईस्ट एशिया में अपना एक्सपेंशन बढ़ा सकें, अपना प्रभाव बढ़ा सकें। बोस विजन वॉज टू क्रिएट अ मिलिट्री फोर्स। बोस जी का एक विजन था, सपना था, वॉज टू क्रिएट अ मिलिट्री फोर्स, कि वो मिलिट्री फोर्स बनाए टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए भारत में, विद द हेल्प ऑफ जापानीज वेपन, किसकी मदद से, जापानीज वेपन की मदद से, एंड ट्रेनिंग की मदद से। द INA वॉज फॉर्म, इंडियन नेशनल आर्मी, वो बनी इन सिंगापुर में। ये देखो, ये एक बार आया था, जीके में क्वेश्चन आया था SSC में। The INA was formed in Singapore in September 1942 with the slogan जय हिंद विक्ट्री टू इंडिया, है ना, जय हिंद स्लोगन के साथ INA बनी थी 1942 सिंगापुर में। इसको याद रखना, ये पूछ सकते हैं कभी। The INA consisted of soldiers who were primarily from the Indian community in South East Asia। कह रहा है कि जो INA में जो सोल्जर थे वो ज़्यादातर इंडियन कम्युनिटी के थे, जो कि साउथ ईस्ट एशिया से थे। दे वर ट्रेन बाई जापानीज ऑफिसर, और उनको किसके द्वारा ट्रेन किया गया था, जापानीज ऑफिसर्स के द्वारा ट्रेन किया गया था। एंड वर इक्विप्ड विद द जापानीज वेपन, और उनको जापानीज वेपन के साथ इक्विप्ड किया गया था, उनको दिया गया था। द INA फॉट अलॉन्ग साइड जापानीज फोर्सेस इन बर्मा एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो जो INA की फोर्सेस थी वो जापानियों के साथ मिलकर लड़ी थी, कहाँ पे, बर्मा में, और अदर पार्ट ऑफ साउथ एशिया, और साउथ ईस्ट एशिया में भी लड़ी थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। Both leadership of the INA has and his military campaign against the British in India made him a popular figure among many Indians। कह रहे हैं कि जो सुभाष चंद्र बोस जी की लीडरशिप थी इंडियन नेशनल आर्मी में, और उनके जो मिलिट्री कैंपेन थे, जो मिलिट्री अभियान चलाए थे उन्होंने, किसके खिलाफ, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स के, तो उन्होंने इन सब चीज़ों ने इंडिया में उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर दिया था लोगों के बीच। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द INA वर सिग्निफिकेंट। जो इसके रिजल्ट थे INA के फॉर्मेशन के, वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। द INA's campaign against the British in India and the Indian soldiers' role in the Burma campaign had a psychological impact on the British forces। कह रहा है कि जो INA का कैंपेन था, अभियान था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और इंडियन सोल्जर्स का जो रोल था जब वो जापानीज के साथ मिलकर लड़े थे, कहाँ पे, बर्मा में, उसने एक तगड़ा मानसिक चोट पहुंचाई थी ब्रिटिशर्स फोर्स को। ठीक है, काफ़ी तगड़ी मानसिक चोट पहुंचाई थी। द ब्रिटिश वर शॉक, जो ब्रिटिशर्स थे वो शॉक रह गए थे, दैट इंडियन सोल्जर्स हैड टर्न अगेंस्ट दम, जो इंडियन सोल्जर्स हैं उन्होंने उनके खिलाफ हथियार उठा लिया था। अंडरमाइनिंग देयर कॉन्फिडेंस इन मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर इंडिया, और उनका जो आत्मविश्वास था पूरे भारत को कंट्रोल करने का, वो थोड़ा सा अब ढीला पड़ने लग गया था। द INA ऑल्सो हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, और जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट था किस चीज़ में, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, हमारी आज़ादी के मूवमेंट में। पोस्ट विजन ऑफ अ सोशलिस्ट इंडिया विद इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन इंस्पायर्ड मैनी इंडियंस। कह रहे हैं कि जो बोस जी का सपना था सोशलिस्ट इंडिया, एक सामाजिक भारत का, कि सबके पास इक्वल राइट्स हों, सारे सिटीजन के पास, उनने काफ़ी भारतीयों को प्रेरित किया या मोटिवेट किया या इंस्पायर्ड किया। द INA बिकेम अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनिज्म। जो ब्रिटिश कॉलोनिज्म के अगेंस्ट कौन सिंबल बन गया, INA, इंडियन नेशनल आर्मी। एंड बोथ स्लोगन्स जय हिंद बिकम अ रैलिंग क्राइंग फॉर द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और जो बोस जी ने नारा दिया था जय हिंद का, वो अब सारी रैलियों में जब भी होता था इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए, उसमें चिल्ला चिल्ला के लोग जय हिंद का नारा लगाते थे। हाउएवर, हालांकि द INA's मिलिट्री कैंपेन वर नॉट सक्सेसफुल, जो INA's का मिलिट्री कैंपेन था वो सक्सेसफुल नहीं रहा। किस चीज़ में नहीं रहा, इन अचीविंग देयर गोल, अपने गोल को पाने के लिए। कौन सा गोल, कि वो भारत को ब्रिटिशर से आज़ाद दिलाना चाहते थे, वो चीज़ में कामयाब नहीं रहे, ऑफ फ्रीइंग इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल। द INA सफर्ड सिग्निफिकेंट लॉस, INA सबको काफ़ी नुकसान हुआ था इन बैटल्स, वॉर में, एंड देयर एफर्ट्स वर अंडरमाइंड बाय द जापानीज सरेंडर इन 1940। और उनके जो एफर्ट्स थे वो सब खराब गए थे जब जापानीज ने 1945 में सरेंडर कर दिया था, जब उनके ऊपर न्यूक्लियर बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन में आते हैं। What was the primary reason for the Japanese to support सुभाष चंद्र बोस and the formation of the INA? क्या प्राइमरी रीजन था कि जो जापानीज थे वो सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए थे और INA के फॉर्मेशन के लिए तैयार हो गए थे?
दे बिलीव इन इंडियाज राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, वो ये बिलीव करते थे कि भारत का राइट है सेल्फ डिटर्मिनेशन का, कि दृढ़ता से ब्रिटिशर्स को भगाएं, ऐसा तो कुछ था नहीं। दे वर लुकिंग फॉर एलाइज इन देयर फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर, वो अपने लिए एक एलाई ढूंढ रहे थे, एक साथी ढूंढ रहे थे, किसके खिलाफ लड़ने के लिए? ब्रिटिश एम्पायर के लिए, ऐसा नहीं था। दे बिलीव्ड इन बोस विजन ऑफ कम्युनिस्ट इंडिया, वो बिलीव करते थे, जो बोस जी का सपना था कम्युनिस्ट इंडिया, कम्युनिस्ट इंडिया नहीं था, वो सोशलिस्ट इंडिया था। और वैसे भी वो क्यों बिलीव करेंगे, उनको क्या मतलब यहाँ से। दे वॉन्टेड टू एक्सपेंड देयर इन्फ्लुएंस, हाँ ये उनकी बात आई, ये इनकी जापान की इंटरेस्ट की बात आई। डी, वो साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपैंड करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इंटरनेशनल आर्मी का सपोर्ट किया था और बोस जी का सपोर्ट किया था। वट अल्टीमेटली डिटरमाइन द आईएनएस एफर्ट टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल, किस चीज़ ने मतलब जो आईएनएस के एफर्ट थे उसको ख़राब कर दिया था भारत को भारत को आज़ादी दिलाने से ब्रिटिशर से, किस चीज़ ने था? साफ साफ लग रहा है जापानी ने 1945 में सरेंडर कर दिया था, जापानी ने सरेंडर किया, यहाँ पे चीज़ें खराब हो गई। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ बोस स्लोगन जय हिंद, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है? इट सिंबलाइज द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनिज्म, ये एक सिंबॉलिक है, एक चिन्ह है ब्रिटिश के अगेंस्ट, जो ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के अगेंस्ट जो उन्होंने कब्जा किया हुआ था, ठीक है। इट वॉज अ कॉल टू आर्म्स फॉर द इंडियन एंड ब्रिटिश आर्मी, ये एक कॉल थी कि ब्रिटिश और इंडियन आर्मी को क्या कहते हैं, आर्म किया जाए, उनको आर्म्स दिए जाए, ऐसा कुछ था नहीं। इट मैनिफेस्ट द विजन ऑफ द सेलेक्टेड कम्युनिटीज, इसने जागरूक किया था उनके सपनों को या उनके विचारधाराओं को कुछ सेलेक्टेड कम्युनिटीज़ को, ऐसा भी कुछ नहीं था। इट रिप्रेजेंटेड द बोस विजन ऑफ अ कैपिटलिस्ट, फिर वही बात है, कैपिटलिस्ट नहीं सोशलिस्ट इंडिया था, ये भी नहीं हुआ। तो इसने एक तरीके से चिन्ह बन गया था ये ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के अगेंस्ट, ठीक है, उनके खिलाफ एक तरीके से लोग इस चिन्ह के नीचे खड़े होकर उनकी कड़ी निंदा कर सकते थे या फिर लड़ भी सकते थे, तो एक तरीके का चिन्ह था ये। हाउ डिड सुभाष चंद्र बोस व्यू इंडियाज फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, सुभाष चंद्र जी कैसे देखते थे भारत की लड़ाई को आज़ादी के लिए? थ्रू पॉलिटिकल निगोशिएशन, वो चाहते थे पॉलिटिकल निगोशिएशन हो जाए, कभी नहीं। थ्रू इकोनॉमिक सैंक्शन, इकोनॉमिक्स हम लोग इतने मजबूत नहीं थे कि इकोनॉमिक सैंक्शन लगा सकें। थ्रू नॉन वायलेंट मीन्स, ये गांधी जी का था तरीका मगर सुभाष जी का नहीं था। थ्रू मिलिट्री कैंपेन, हाँ ये था, इसीलिए उन्होंने 1942 में आईएनए फॉर्म की थी, जिसके लिए वो सिंगापुर गए थे। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।